अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सर अकेडमी पर। नाउ हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी अभी तक, वो अलग अलग हमारे बॉडी में मौजूद पॉलीसेकेराइड की सॉरी बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स की बात चल रही थी। तो बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स में हमने जो देखा था, सबसे पहले प्रोटीन देखा, उसके बाद पॉलीसेकेराइड देखा, उसके बाद हम न्यूक्लियाइड तेजाब देखा, उसके बाद किस ये और प्रोटीन की साख्त में हमने देखा कि प्रोटीन की जो साख्त है वो चार सतह पर होती है, चार लेवल पर होती है। सेकेंडरी जो हम देखने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कुछ बातें हम ऑलरेडी दोस्त पढ़ चुके। ये जो टॉपिक क्या है, ये पॉलीमर है। उस पॉलीमर में कौन होते हैं? मोनोमर्स होते हैं। तो उनके जोड़ने वाले बंधन की बनावट, यानी हमने कहा कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए, एडिनाइन, गुवानिन, साइटोसिन था। हमने कहा कि प्रोटीन होता है, देती है। तो अब सवाल ये आ रहा है कि यहाँ पर जो नेचर है, नेचर ऑफ बॉन्ड, ये हम क्या करें, जो बंधन है उसकी बनावट क्या है। तो नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन पॉलीमर, कि जो पॉलीमर है उस पॉलीमर के अंदर जो मोनोमर है उनके कौन से टाइप के मोनोमर मीन्स एक, और मोनोमर से क्या बनेगा, जैसा हम बोलते हैं ना, मोनोमर मीन्स एक यूनिट, मोनोमर मीन्स वन यूनिट, डायमर मीन्स टू यूनिट या टू सब यूनिट, ट्राइमर मीन्स तीन। और इसी तरह से अगर हमने कहा कि पॉलीमर मतलब मैं बहुत सारे, नैनोमर का मतलब होता है बारीक, वो एक अलग कंसेप्ट हो गया। ठीक है ना। अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कि एक प्रोटीन जो होता है, तो हमने ये बात ऑलरेडी हमको मालूम है। क्या मालूम है? कि जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन में कौन होते हैं? अमीनो एसिड। और जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उन अमीनो एसिड के बीच में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन है, प्रोटीन को बनाने वाला जो मोनोमर है वो कौन है? अमीनो एसिड। और एक अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड के साथ जुड़ता है, तो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो बंधन होता है या जो बंदिश होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं उसको? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। फिर हमने कहा कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये कहाँ बनता है? तो हमने कहा कि एक अमीनो एसिड के क्या रहता है? कार्बोक्सिल ग्रुप, और दूसरा जो अमीनो एसिड होता है उसका कौन सा ग्रुप होता है? अमीनो ग्रुप, उनके बीच में होता है। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर जो दो अमीनो एसिड है, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं अमीनो एसिड 1 और दूसरा हम कह रहे हैं अमीनो एसिड, तो फर्स्ट अमीनो एसिड क्या शेयर करेगा? सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिल ग्रुप। और दूसरा अमीनो एसिड क्या शेयर करेगा? NH2, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? अमाइनो ग्रुप। क्या कहते हैं हम उसको? अमाइनो ग्रुप। तो एक जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? कार्बोक्सिल ग्रुप, और दूसरा कौन सा होता है? अमाइनो ग्रुप। तो इस तरह से यहाँ पर कितने ग्रुप होते हैं? दो। तो बेसिक याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड की, तो पेप्टाइड बॉन्ड में दो ग्रुप शेयर होते हैं। एक अमीनो एसिड शेयर करता है अमाइनो ग्रुप और दूसरा अमीनो शेयर करता है कार्बोक्सिल ग्रुप। इस तरह से प्रोटीन के अंदर क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड। अब जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ रखना है पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में, वो क्या है? कि जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो इस बंधन के बनने में क्या होता है? पानी का एक जो जर्रा होता है या पानी का एक साल्मा होता है, वो सर्फ होता है। सर्फ होता है मतलब खारिज होता है, निकलता है ना। इससे पहले भी अगर आपको बॉन्ड याद होगा तो हमने इस तरह से बॉन्ड बनाया था, और यहाँ पर मैंने लिखा था इस तरह से,
जब हम दो अमीनो एसिड को जोड़े तो एक अमीनो एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। इस तरह से क्या निकलेगा, H2O। क्या निकलेगा, H2O। H2O क्या है, पानी का जाब्ता। पानी का जाब्ता क्या है खालिद भाई, H2O। दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, पानी का एक जर्रा, पानी का एक मॉलिक्यूल। तो जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो उस पेप्टाइड बॉन्ड के दौरान क्या होगा, पानी का एक जर्रा क्या होगा, सर्फ होगा, खारिज होगा, निकलेगा। याद रहेगा ना। तो ये बात हो गई प्रोटीन के मामले में, जो ऑलरेडी हम एक मरतबा पढ़ चुके हैं। दूसरा, अब हम बात कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब जिसके अंदर बहुत सारी क्या होगी, शुगर की यूनिट होगी, यानी शुगर मोनोमर हो गए। उन शुगर मोनोमर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको कहा जाता है मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है इसको, मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। या हम इसको सिंपल ये बोल सकते हैं कि जो पॉलीसेकेराइड है उसमें जो मोनोसेकेराइड है उसके दरमियान में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने इससे पहले भी देखा कि फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज दूसरी ग्लूकोज के साथ जुड़ा, ये एक मोनोमर हो गया, ये दूसरा मोनोमर हो गया। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ इस तरह की शक्ल बना रहे हैं कि एक 6 कार्बन वाला कार्बन का शुगर है, कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ शुगर मॉलिक्यूल है। तो इसके बीच में यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड बढ़ेगा। ठीक है, तो उस दौरान में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शक्ल किस तरह से है, HOH। पूरी डायग्राम नहीं बना रहा हूं मैं, यहाँ है HOH। जब बॉन्ड बनेगा तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2O, और बीच में क्या रह जाएगा, ऑक्सीजन। तो इस तरह से यहाँ पर ये बॉन्ड बनता है जिसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर ये भी जो होते हैं ये भी किससे बनते हैं, डिहाइड्रेशन। इसका मतलब जब अमीनो एसिड बन रहे थे, अमीनो एसिड के बीच में से जो H2O सर्व हुआ, बाहर निकला, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, डिहाइड्रेशन। वैसे ही यहां पर भी अगर एक मैं इसको थोड़ा सा उल्टा लिख रहा हूं ताकि बॉन्ड बनाने में हमारे लिए आसानी हो। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर हो गया H2O। तो जब भी वाटर निकलता है तो वाटर के निकलने को हम क्या कहते हैं, वाटर के निकलने को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं हम उसको, डिहाइड्रेशन। समझा। तो यहाँ पर जब भी दो मोनोमर जुड़ रहे हैं तो मोनोमर के जुड़ने के दौरान एक बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड का नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के दौरान में क्या हो रहा है, एक वाटर कम हो रहा है, एक वाटर लॉस हो रहा है, या हम उसको क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन। क्या करें इसको, तो सेम प्रोटीन के अंदर भी जब अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, उस वक्त भी क्या होगा, डिहाइड्रेशन, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। वैसे ही जब पॉलीसेकेराइड के दो मॉलिक्यूल, दो मोनोमर, दो ग्लूकोज यूनिट एक दूसरे से जुड़ेंगे तब भी पानी लॉस होगा, वाटर निकलेगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि यार डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है मतलब बॉडी से पानी बहुत ज्यादा जा रहा है, खारिज हो रहा है ना। तो अक्सर जब हमको लग जाती है, क्या बोलते हैं इसको, लूज मोशन हो जाते हैं। तो लूज मोशन हो गया तो डॉक्टर के पास अगर आप गए तो डॉक्टर अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलता है डिहाइड्रेशन, और आप उसको क्या बोलते हैं, लूज मोशन। समझ में आ रहा है। तो आपके बॉडी से एक्स्ट्रा क्या निकल रहा होता है उस वक्त, वाटर। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है, दैट इज डिहाइड्रेशन। ठीक है, नाउ दूसरा कि तीसरा जो हमारे पास पॉलीमर है,
हम कहेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल है, वो कौन है? न्यूक्लियाई तेजाब। इमरान, न्यूक्लियाई तेजाब मतलब न्यूक्लिक एसिड। तो हम क्या कहते हैं कि जो न्यूक्लियर तेजाब है उसमें क्या होता है? फॉस्फेट होता है। और फॉस्फेट जो होता है ये शुगर के कार्बन को दूसरे शुगर के कार्बन के साथ क्या करना है? जोड़ने में मदद करता है। याद आ रहा है? ये फॉस्फेट, ये एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है, इन दोनों को जोड़ने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा होता है। चूंकि यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा होता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? स्टर बॉन्ड्स। तो यहां पर क्या होता है? स्टर बॉन्ड जब बनता है तो स्टर बॉन्ड कहां बनता है? दोनों तरफ, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी, दोनों जगह पे क्या बन रहा है? फॉस्फेट है। यहां पर है, यहां पर है ना, ये फॉस्फेट है, यहां पर एक बॉन्ड बन रहा है स्टर बॉन्ड, यहां एक दूसरा स्टर बॉन्ड, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं हम उसको? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये एक फॉस्फेट है, ये एक स्टर, ये एक स्टर, इसलिए इसको बोला जाता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। याद रहेगा? तो इस तरह से हमारे पास क्या है? तीन बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल है और उनके अंदर बॉन्ड है। तो प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड। पॉलीसेकेराइड में कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो न्यूक्लिक एसिड है उस न्यूक्लिक एसिड में जो बॉन्ड है वो कौन है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। याद रहेगा? ना, अब एक और चीज है जिसको अगर थोड़ा सा हम स्पेशली डीएनए की केस में अगर हम बात करते हैं, और हम ऑलरेडी इसको बात कर चुके, हमने यहाँ तो नहीं, अलबत्ता 12th का जो हमारा सबक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम ये बेसिक डिटेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इनको हम दोबारा दोहरा रहे हैं। वो क्या है कि हमने कहा कि जो न्यूक्लियाई तेजाब है, न्यूक्लियाई तेजाब में क्या होते हैं? काफी सारी क्या होती है? सानवी साख्त पाई जाती है। सानवी साख्त मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कौन होते हैं? न्यूक्लिक एसिड। उन न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है? उन न्यूक्लिक एसिड में होती है क्या होता है उसमें? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या हम उसको क्या कहते हैं? सानवी साख्ते कहते हैं। क्या हो गया? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। सानवी साख्त कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इससे पहले भी कहा कि उसको हम क्या कहते हैं? वाटसन और क्रिक मॉडल। याद आ रहा है? दो साइंटिस्ट के नाम हमने पढ़े थे, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डीएनए का मॉडल पेश किया था, सानवी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो और वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वजह से उसका नाम भी क्या हुआ है? वाटसन और क्रिक मॉडल। तो उन्होंने किसके लिए पेश किया था? डीएनए की वो एक तरह की क्या है? सानवी साख्त, यानी क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मॉडल है, इस मॉडल के हिसाब से क्या कहते हैं? ये जो नमूना है ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो डीएनए है, डीएनए हमेशा कैसा होता है? डबल हेलिक्स की सूरत में, यानी दो धागे होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? इंटरवाइन होते हैं। तो ये हम उसको क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। फिर हम ये कहते हैं कि यहाँ जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है और उन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के जो दो धागे हैं, दो धागे को आमतौर पे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? टू स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं उसको? टू स्ट्रैंड। तो ये जो दो धागे ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब कौन सी होती है? मुखालिफ। मुखालिफ मतलब अरे अरे एंटी पैरेलल, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक रहता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। याद रखना आइंदा से कि एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? यहां पर पैरेलल नहीं बोल रहे एक दूसरे के आमने सामने, क्या बोल रहे हैं? एंटी पैरेलल, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। एंटी पैरेलल का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। क्या अपोजिट डायरेक्शन होती है? एक डीएनए का स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम और किधर जाता है? 3 प्राइम, और दूसरे का स्टार्ट होता है 3 प्राइम और जाता किधर है? 5 प्राइम। इसलिए हमने उसको क्या बोले थे? एंटी पैरेलल। याद रहेगा? तो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? एंटी पैरेलल होते हैं। फिर हमने इससे पहले भी पढ़ा कि उसकी जो बैकबोन है, पुष्ट स्ट्रॉन्ग जो
तो हमने कहा था कि उसमें कौन होता है, शुगर, और कौन होता है, फॉस्फेट। और ये जो शुगर है वो क्या करता है, जंजीर बनाता है। याद आ रहा है, हमने कहा था कि शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, और बेसिस अंदर होते हैं। डबल स्टैंडर्ड अगर है तो बेसिस अंदर रहेगा, सिंगल स्टैंडर्ड हम बोले थे बाहर। याद आ रहा है। और जो बॉन्ड बन रहा है फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड, वो बनाने में काम कौन कर रहा है, शुगर और फॉस्फेट। एग्जाम में याद रखना है, हमने वहां भी पढ़ा था, हम यहाँ भी इसको सेम वही पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, इसकी जो बैकबोन है यानी ये पुष्ट है या जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उस पर क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस। कौन जुड़े हुए होते हैं, नाइट्रोजन बेस। जैसे यहाँ पर है कि ये यहाँ पर क्या है, ये फॉस्फेट है, ये शुगर है, और इस शुगर के ऊपर बाहर कौन जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन बेस। कौन जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन बेस। फिर हमने एक और बात बताया, हर एक जो धागा होता है उसमें क्या होता है, हेलिकल सीढ़ी जैसा लगता है। हेलिकल सीढ़ी जैसा का मतलब क्या है, हेलिक्स दिख रहा है ना इस तरह से। तो अभी सीढ़ी किसको बोल रहे हो, कौन सा बॉन्ड है, अच्छा अच्छा, ये खालिद भाई तो बराबर बता रहे, लेकिन बॉन्ड बन रहा है किसके बीच में, न्यूक्लियोटाइड के बीच में। और न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा, न्यूक्लियोटाइड के बीच में, हाँ, तो एडेनाइन किससे जुड़ेगा, कौन सा बॉन्ड है, ये तो नंबर हो गया, 2 3 4 6 8 नंबर हो गया। नाम क्या, नाम एडेनाइन गुआनिन से जुड़ता है या एडेनाइन थायमिन से जुड़ता है, ठीक है। तो मैं कौन से नाम क्या है बॉन्ड का, एक का नाम सर नहीं वो नाम है दूसरा। अरे दीवानो, हाइड्रोजन बॉन्ड है ना रे, क्या नाम है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अरे सरों पे मारो रे अपने अपने, और नहीं तो एक दूसरे खुद अपने। अरे दीवानो, मैंने बार बार बोला हुआ है कि दो स्ट्रैंड है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ा है, तो उनके बीच में बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनाइन और थायमिन अगर जुड़ेगा तो कितने बॉन्ड बनेंगे, 2। गुआनिन और साइटोसिन बनेगा तो, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, जिसका हर एक जो स्टेप है एक क्या होता है, बुनियादी जोड़ा बनाता है। एडेनाइन जुड़ेगा थायमिन से 2 बॉन्ड के थ्रू, गुआनिन जुड़ेगा वो क्या बना देगा, 3 बॉन्ड। और ये जो जोड़ा, बुनियादी जोड़ा का मतलब क्या है, बेस पेयर। किसकी बात हो रही है, क्या बना देता है वो, बेस पेयर बना देता है, बुनियादी जोड़ा बना देता है। किसको अलग अलग बोल रहे हैं हम, किधर दूसरा बोले हमने, अरे दीवान है, ये पेयर को उर्दू में क्या बोलते हैं, जोड़ा बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, ये बुनियादी मतलब बेस पेयर, बेस पेयर मतलब वो बुनियादी जोड़ा, उन्होंने उसको ट्रांसलेट कर दिया। समझ में आ रहा है, हम उसको बेस पेयर बोलते हैं हमेशा। हमने अभी तक कहीं पर भी उसको बुनियादी जोड़ा बोला क्या, लेकिन हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि कहीं जगह पे उसको ट्रांसलेट कर दिया उन्होंने, तो क्या बोल दिया उन्होंने, बुनियादी जोड़ा। तो याद रखना कि उर्दू में उसको क्या बोल रहे हैं, बुनियादी जोड़ा, लेकिन हम इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, बेस पेयर। फिर एक जो स्ट्रैंड होता है उसका एडेनाइन और गुआनिन, दूसरे स्ट्रैंड की किससे जुड़ेगा, फिर थायमिन, और किससे जुड़ेगा, साइटोसिन। फिर हम ये कहते हैं कि एडेनाइन और थायमिन इनके दरमियान क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बंधन, और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान क्या होते हैं सुफियान, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। याद आ रहा है, एडेनाइन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने होते हैं सुफियान, नींद आ रही, हाँ घर जाके पढ़े थे ये, क्योंकि ये तीसरी बार पढ़ रहे अपन। अब समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब ये है कि ना तो तुम घर पे पढ़ रहे ना घर पे पढ़ने के तरीके से पढ़ रहे। फिर हम क्या कहते हैं, हर हेलिकल स्ट्रैंड के अंदर क्या होता है, एक पूरा मोड होता है, पूरा टर्न होता है। हेलिक्स के अंदर क्या होता है, टर्न होते हैं, हेलिकल टर्न, हेलिक्स। तो वो टर्न जो होता है उसमें कितने बेस पेयर होती है, 10। कितने पाए जाते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, या हम उसको क्या कर रहे हैं, 10 बेसेस होते हैं। फिर हमने कहा कि जो डीएनए है, डीएनए का पिच
यानी वो जो पूरा टर्न है, वो टर्न कितना होता था हमने कहा 34 नैनोमीटर। वहां कितना पढ़ा था हमने 3.4, क्या पढ़ा था हमने वहां पर 3.4 नैनोमीटर, उसी को बोला जाता है 34 एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं उसको 3.4 नैनोमीटर, या उसको क्या बोलते हैं 34 एंगस्ट्रॉम। फिर हमने कहा कि दो अगर स्टेप की बात करते हैं या दो बेस पेयर की बात करते हैं तो उनके बीच में जो दूरी होती है वो कितनी होती है 3.4, क्या हो रही है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और अगर आपको याद हो मीटर में लिखा था 34 नैनोमीटर। तो एग्जाम में यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि 3.4 नैनोमीटर और उसी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एंगस्ट्रॉम, एक यूनिट है, जैसे हमने किलो वगैरह बोलते हैं ना हम, उसी तरह से क्या है एंगस्ट्रॉम, है ना। हम नैनोमीटर को किससे लिखते हैं यहां पर 10⁹ याद आ रहा है नैनो का 10⁹ मीटर। तो वैसे ही इसको भी लिखा जाता है 34 इंटू 10⁻10 मीटर। किसमें कन्वर्ट करेंगे हम उसको मीटर। तो अब उसको एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बड़ी यूनिट है, उसके नीचे कौन सी यूनिट है नैनोमीटर। तो सिर्फ फर्क कितना है, फर्क इतना है कि यहां पर आप नैनोमीटर में लिख रहे हैं और यहां किसमें लिख रहे हैं एंगस्ट्रॉम। नैनोमीटर में जब लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे 3.4, एंगस्ट्रॉम में जब लिखेंगे तो 34 एंगस्ट्रॉम। तो याद रखना है एग्जाम में अक्सर इस तरह की गड़बड़ हो जाती है कि हमको ये लगता है कि हमने 12th में तो ऐसे ही पढ़ा है और 11th में तो ऐसे ही पढ़ा है। तो एग्जाम में याद रखना है कि दोनों में से कोई भी एक यूनिट पूछ सकती है, और जो भी यूनिट के बेस पर आपको पूछेगा समझ जाना कि ये उस जगह से पूछा है। 34 अगर एंगस्ट्रॉम पूछ रहा है तो बायोमोलिक्यूल से पूछ रहा है, 3.4 अगर पूछ रहा है तो 12th का कौन सा चैप्टर मॉलिक्यूलर ऑफ इनहेरिटेंस, याद रहेगा। अब ये जो डीएनए होते हैं, ऐसे डीएनए को कहा जाता है बी डीएनए। बी डीएनए इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 तरह के मॉडल पेश हुए, यानी जो साइंटिस्ट है उन साइंटिस्ट ने हर एक को अलग अलग नाम दिया है। किसी ने नाम दिया है बी डीएनए, एक और नाम है ए डीएनए और एक नाम है जेड डीएनए। तो ए बी ये जो नाम है इनके शेप की वजह से, मतलब पहले मालूम पड़ा जो डीएनए तो उन्होंने उसको नाम दिया ए, फिर मालूम पड़ा बी, फिर एक जो मालूम पड़ा उसके अंदर जिगजैग शक्ल होती है, जिगजैग मतलब इस तरह से, तो उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया जेड डीएनए। तो इनके शेप की बेसिस पर उनके अलग अलग नाम है। तो यहाँ पर जिस डीएनए की हम मेनली बात कर रहे हैं वो डीएनए कौन सा टाइप का है बी डीएनए। कौन सा टाइप का है ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये शक्ल बताए ना टर्न ऑफ हेलिक्स। टर्न ऑफ हेलिक्स यहाँ पर जो है ना, ये जो टर्न ऑफ हेलिक्स है यहाँ पर क्या होना चाहिए था ये क्या